हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रोफेसर जेडी उपाध्याय, फैकल्टी सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय, जिसके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, जिसको इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस कहते हैं, उनके पक्ष में 10% आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक है और यह किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ईडब्ल्यूएस है क्या और वो कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके आधार पर भारतीय नागरिकों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अंततः सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जो बेंच है उसने क्या निर्णय दिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर पर। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस केस में ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, उस केस का नाम आपकी स्क्रीन पर है, जिसका नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मींस जनहित अभियान बनाम भारत संघ, जिसको अभी हाल ही में 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि इस वाद की विषय वस्तु क्या थी। तो न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम प्रश्न यह था कि क्या ईडब्ल्यूएस मींस आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके पक्ष में 10% आरक्षण की जो व्यवस्था है, क्या वो संवैधानिक है? क्या भारतीय संविधान में जो समानता का जो अधिकार है, क्या उसके अनुरूप है? क्या जो इक्वालिटी कोड है उसके आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? और दूसरा, क्या उपरोक्त वर्गीकरण समानता के संदर्भ में युक्तियुक्त है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है? तो ये दोनों ही प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग थे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें जानना चाहिए कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपबंध क्या हैं जो आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिनमें से एक भाग है भाग 3, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है। और उसमें आर्टिकल 15 और 16 ये आपके आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 15 और 16 में क्या उपबंध हैं। तो देखिए, आर्टिकल 15 यह उपबंधित करता है, सामान्यतः यदि हम आर्टिकल 15 को देखेंगे तो इसको हम 2 भागों में समझेंगे कि इसका सामान्य भाग क्या कहता है और विशिष्ट भाग क्या है। तो यदि हम सामान्य भाग की बात करेंगे तो यह सामान्य उपबंध बताता है, जो कि आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 में निहित है, जिसके अंतर्गत बताया है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर अपने नागरिकों से विभेद करे। मींस राज्य को ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। परंतु इस सामान्य उपबंध के कुछ विशिष्ट उपबंध भी हैं, जिसको हम अपवाद के तौर पर देख सकते हैं। मींस आर्टिकल 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6 आर्टिकल 15(1) का अपवाद है। मींस ये विशिष्ट उपबंधों में राज्य स्पेशल लॉज बना सकता है, उसको ये अधिकार है। आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के फेवर में उचित कानून बना सकता है, विशेष उपबंध बना सकता है। ठीक उसी तरह आर्टिकल 15(4) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर समाज में एक ऐसा वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, मींस अगर हम ये कहें सोशली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड क्लास है, मींस टू से कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है,
दूसरा बताया है कि वो एससी वर्ग है, मींस अनुसूचित जाति वर्ग है, या एसटी वर्ग है, मींस अनुसूचित जनजाति का एक वर्ग है। तो इन तीनों वर्गों की उन्नति के लिए राज्य विशेष उपबंध बना सकता है, और यदि ऐसा वो नियम बनाता है तो वो आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन नहीं होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य इन तीनों वर्गों के फेवर में, इन तीनों वर्गों की उन्नति के लिए कानून बना सकता है। इसके संदर्भ में अगर हम आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 की बात करें, या आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 5 की बात करें, तो यहां पर प्रावधान यह लिखा है कि राज्य इन तीनों वर्गों की उन्नति के लिए अगर ऐसा उपबंध इनके प्रवेश से संबंधित है, मींस किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मींस किसी भी शैक्षणिक संस्था में यदि प्रवेश की बात आती है, तो इन तीन वर्गों को क्या किया जाएगा, इन तीन वर्गों को विशेष लाभ दिया जाएगा। और ऐसा करने में राज्य इनके पक्ष में विशेष उपबंध बना सकता है, चाहे ऐसी शिक्षण संस्था सरकारी शिक्षण संस्था हो, प्राइवेट हो, चाहे राज्य से अनुदान प्राप्त करती हो, चाहे ना करती हो। परंतु इसके अंतर्गत माइनॉरिटी की जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो नहीं आएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 जो है वो इसमें नहीं आएगा। इसके बाद 15(6) को भी बाद में बताएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 16 में एक प्रावधान है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात ऐसा नियम, मींस राज्य एक ऐसा नियम नहीं बना सकता है जो धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर अपने नागरिकों से विभेद नहीं करेगा। यदि मामला एम्प्लॉयमेंट का है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का है, मींस लोक नियोजन का है, तो वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा। ये इसका सामान्य उपबंध है। लेकिन यदि हम इसके विशिष्ट उपबंधों की बात करें तो आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(4)(a) ये प्रावधान करते हैं कि राज्य जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, या हमारा एससी वर्ग है या हमारा एसटी वर्ग है, तो लोक नियोजन में इनके लिए विशिष्ट उपबंध बनाए जा सकते हैं। तो ये तो है संवैधानिक प्रावधान। अब प्रश्न आता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या किया गया। तो मैं बता देना चाहता हूं, सन 2019 में भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया जिसको नाम दिया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या किया गया, इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर एक आर्टिकल था आपका, अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो 15(6) और एक आर्टिकल था आपका 16(6). तो इन दोनों ही आर्टिकल्स को मींस 103rd अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और ये दोनों ही जो सब आर्टिकल हैं ये प्रावधान करते थे कि आर्टिकल 15 के अंदर जो 3 कैटेगरी हैं, मींस सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, एससी वर्ग है और एसटी वर्ग है, इन तीनों से अलग एक नई कैटेगरी होगी, एक नया वर्ग होगा जिसको हम कहेंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, मींस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और उनके पक्ष में अधिकतम 10% सीटों का आरक्षण होगा। तो 15(6) में जब हम देखेंगे 15(6) को, तो उसके भी 2 भाग हैं। ठीक है, एक पार्ट है ए, एक पार्ट है बी। पार्ट ए उनकी उन्नति की बात करता है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसके फेवर में राज्य कानून बना सकता है। और जब आप बात करेंगे 15(6)(b) की, तो यह कहता है कि अगर शिक्षण संस्थाएं हैं तो वहां पर भी इनकी उन्नति के लिए 10% सीटों को हम रिजर्व रखेंगे और इनको वो लाभ देंगे। और ऐसी कैटेगरी आपका जो आर्टिकल 15 में जो कैटेगरी दी गई है, 3 जो कैटेगरी दी गई हैं उनसे भिन्न होगी। इसी के संदर्भ में लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है, तो वहां पर राज्य ने क्या प्रावधान किया कि अगर कहीं पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है
तो वहां पर भी हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जिसकी अधिकतम सीटें 10% होंगी, वो उन तीनों वर्गों से अलग होगी और उसको भी लाभ दिया जाएगा। तो यह प्रावधान सन 2019 में कर दिया गया। अब इस प्रावधान के बाद एक याचिका दायर की गई, जैसा कि मैंने आपको केस का नाम बताया, जनहित अभियान बनाम भारत संघ। तो जो जनहित अभियान है वो एक एनजीओ है। एक पिटीशन फाइल की गई और उसमें यह पाया गया और यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय को कि यह जो क्लासिफिकेशन है ये रीजनेबल नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो एससी, एसटी और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वहां पर भी है। इस पिटीशन को न्यायालय ने स्वीकार किया और अभी हाल ही में 7 नवंबर 2022 को इस केस को डिसाइड कर दिया गया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसे हिंदी में संवैधानिक पीठ कहते हैं, जो मिनिमम 5 जजों की होती है। ठीक है, और अभी तक जो मैक्सिमम संवैधानिक पीठ रही है वो केशवानंद भारती में रही है, 13 जजेस की। तो यहां जो मिनिमम 5 जजेस थे उन्होंने 3:2 से ये डिसाइड कर दिया। क्या डिसाइड किया? कि भारतीय संविधान में 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो संवैधानिक है। तो इसमें मैं बता देना चाहता हूं 2 तरीके के मत आए। ठीक है, एक तो था मत ऐसा जो बहुमत का मत था, मींस मेजॉरिटी का डिसीजन था, और एक था विस्मत जिसको हम माइनॉरिटी का मत कहते हैं। तो इस पक्ष में कि क्या यह संवैधानिक है या नहीं, 3 न्यायाधीशों का मानना था कि यह संवैधानिक है, जबकि 2 न्यायाधीशों का यह मानना था यह असंवैधानिक है। अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो कौन कौन से न्यायाधीश थे। तो देखिए, सबसे पहले थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, दूसरे थे जस्टिस जेबी पर्दीवाला और तीसरे थे हमारे जस्टिस बेला एम त्रिपाठी। तो इन तीनों न्यायाधीशों ने यह माना कि भारतीय संविधान में ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्सेप्ट है वो संवैधानिक है। क्यों है? क्योंकि इनका जो वर्ग है वो उन तीनों वर्गों से अलग है, और यदि इनके पक्ष में 10% सीटों का आवंटन किया भी गया है तो वो युक्तियुक्त है, रीजनेबल है। क्योंकि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो वर्ग विधान को निषेध करता है, परंतु राज्य को ऑथराइज करता है कि आप युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में विधायिका ने यदि ऐसा किया है तो यह संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत आरक्षण का दोहरा लाभ नहीं ले सकता। यदि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, अगर हम उसको 10% आरक्षण दे रहे हैं तो वो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो उन तीनों श्रेणियों से अलग है, मींस एससी, एसटी और जो तीसरी हमारी कैटेगरी है जिसका नाम है सोशल और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो उन तीनों से भिन्न है, इसीलिए संवैधानिक है। इसके विपरीत यदि आप विस्मत मत को देखेंगे तो यहां पर एक जस्टिस थे, जस्टिस एस रविंद्रनाथ भट्ट। इन्होंने भी एक डिसीजन दिया और यह माना कि अगर आपको आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके पक्ष में आरक्षण देना है तो यह सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे आपका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। और उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में जो मैक्सिमम सीट्स हैं वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उनके अनुसार ऐसा जो संवैधानिक संशोधन था वो कैसा था? वो असंवैधानिक था। और इनको सपोर्ट किया जस्टिस यू ललित ने। मीन्स टू से जस्टिस यू ललित साहब ने कोई अलग से डिसीजन नहीं दिया, अपितु जस्टिस रविंद्र भट्ट जी के जो डिसीजन था उसको सपोर्ट कर दिया। तो इन द एंड हम इस निर्णय पर पहुंचे कि इस डिसीजन के द्वारा जो 3:2 से आया है
माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड कर दिया कि भारतीय संविधान में किया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों की रिजर्वेशन की बात करता है, संवैधानिक है और किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, ना ही इक्वलिटी कोड के अगेंस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।